पड़ेगी। बात सुनो, रुको, सुन लो बात, काम की सुन लो बात। ये कोई राजनीतिक मीटिंग हुई होती ना, इसमें को यहाँ को गए रहती, फिर वहां को गए रहती, फिर वहां रहती, और कुर्सी बिछा के इसे मतलब कोई के खेत का पर हम तो पब्लिक दिखाते हैं। हमारे वाले ये ऐसे भीड़ में बैठ जा सारे के सारे, वे एक के चार दिखावे, हमारे वाले चार के दिखाओ, गाड़ियां है। तो आप काम की बात सुन लो। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ में शुरुआत हम करते हैं। ये जो दिल्ली के जो मामले हुए और 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला, उसमें सभी लोगों का, देश का सहयोग उसमें रहा। उसमें सबसे बड़ा उस आंदोलन की खासियत थी कि जो हमारे पंजाब से जो लोग आए और जो पंजाब का जो सिस्टम देखा पंजाबियों का, अगर उस सिस्टम को अख्तियार कर लें तो देश में कोई आंदोलन चलाने में दिक्कत नहीं रहेगी। काम की सुन लो बात, काम की इनसे भी सीख लो, कुछ सीख रहे नहीं। इनके जो पापे थे भंडारे चलाने वाले लंगर, इस आंदोलन में सबसे पहले वे जमकर बैठ गए, और वे जब चलाते थे ना लंगर चलाने वाले लोग, वे मंच पे भी नहीं जाते थे। हमारे वाले तो हमारे वालों को तो राड क्या है कि मंच पे पहले रहेंगे, काम कम करेंगे, ये राड है। लेकिन चलो जो कुछ है ठीक है, कर लेंगे, सुधरेंगे। 13 महीने में बड़ी जीत उसको कहेंगे किसानों की, वो हासिल करिए समझौते के आधार पे। बहुत लोग कहते हैं कि हमने भारत सरकार को हरा दिया, किसान जीत गया ना कोई हारा ना किसी की जीत। एक समझौते के आधार पे उसको कहेंगे। और जब समझौता होता है पंचों का, पंच परमेश्वर, पंच प्यारे, 5 ही तो नहीं है। जब समझौता होता है तो जो फैसला हमारे पंचों ने किया भारत सरकार के बीच में, वो हम सब लोगों ने मान लिया। बड़ा सहयोग वहां पे उन मेडिकल के डॉक्टरों का रहा जिन्होंने 24-24 घंटे दवाइयां वहां पे बीमार लोगों की। जो वहां पर सफाई कर्मचारी थे उनका बड़ा योगदान, आगे सूरज नहीं निकलता था और सफाई कर्मचारी पूरे उनकी सफाइयां करते थे। बड़ा योगदान यहाँ के भंडारों का रहा। हर गांव से जो अनाज, सिस्टम, दाल, लस्सियां जाती थी, सब गांव से गया। कोई उसमें भेदभाव नहीं था। किसी ने ये नहीं कहा कि आपका हिंदू या मुसलमान या सिख के किसी के घर से गया। आटे में किसी के कोई जाति धर्म नहीं है, वहां नहीं कहा किसी ने। लेकिन वहां सबने काम किया। यहाँ से पूरा, इस क्षेत्र से भी पूरा शामली क्षेत्र से बहुत गांवों से यहाँ से सामान और वहां पे गए लोग रहे। वो आंदोलन जब पूर्ण रूप से हुआ, जब मीडिया के लोगों ने आपको 24 घंटे आपको दिखाया, वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो हमारे सोशल मीडिया के बच्चे हो, उन्हें उस आंदोलन को सीखने के हिसाब से ट्रेनिंग वहां से ली। और जिन बच्चों ने पूरा लगन से वहां पे काम करा, वे आने वाले टाइम पे बड़े बड़े एंकर और चैनल में खोल देंगे, जिन्होंने वहां पे 1 साल तक सीखा। बहुत लोग कहते हैं कि 13 महीने रहे, वहां पे कष्ट झेला। जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में तो कष्ट होते हैं। वहां किसानों की आंदोलन की ट्रेनिंग थी 12 महीने, 13 महीने। वह पूरी ट्रेनिंग इस देश के किसान ने ली, इस देश के नौजवान ने वहां पे ली कि हर मौसम में किस तरह से अपने घर से बाहर कैसे अपने बांस के झोपड़ी बना के हमको रहना है। और आज उसका एहसास होता है कि जिस किसान ने वहां पे बांस की झोपड़ी बनाई, जब उस झोपड़ी को हटाता है तो उसको दर्द हुआ
जब आंदोलन खत्म होता है तो एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए। जब कोई पॉलिटिकल मीटिंग होती है तो 3 बजे लोग चलने लगते हैं, लेकिन वो दुनिया का एक पहला इस तरह का आंदोलन है कि आंदोलन की समाप्ति तो 19 तारीख को हो गई थी, जब प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा की, लेकिन उसके बाद में भी लोग गए नहीं। और जब वहां समझौता हो गया 9 तारीख में, उसके बाद में भी वहां पे भीड़ बढ़ना शुरू हुई और बहुत लोगों को कहने के बाद में वे कल 11 और 12 तारीख में आज लोग वहां से निकलना शुरू हो रहे हैं। उनको दर्द एक चीज का रहेगा हमेशा कि जहां पे हम एक साथ रहे, जिस गांव में हम एक साथ रहे, उस गांव की हमेशा याद आएगी। वो आंदोलन के गांव, वे विचारधारा, वे अलग अलग भाषाओं के लोग, वे हमको दोबारा कहां मिलेंगे। लेकिन खुशी इस बात की है कि 1 साल की उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है। जिन लोगों ने उसमें 25 से 30-40 लाख लोगों ने वहां पे हिस्सा लिया होगा आंदोलनों में, जो फिजिकल रूप से वहां पे आए होंगे उस आंदोलन में, क्योंकि 25 लाख के आसपास तो लोग 26 जनवरी में थे, 4 लाख ट्रैक्टर थे उस टाइम पे। तो हर रोज जो आदान प्रदान हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में आदान प्रदान हुआ। वे वैचारिक रूप से बहुत लोग जुड़े जो वहां तक आ नहीं सकते थे, और ये वैचारिक क्रांति थी, ये पूरे हिंदुस्तान में गई। इस वैचारिक क्रांति से जो भी बच्चे जुड़े, जो भी नौजवान जुड़े, वे बेरोजगार युवा जुड़े, उनका एक ट्रेनिंग स्थल वहां पर था। वे बड़ी सोच लेकर वहां से गए। सरकार 13 महीने बाद में मानी तो 13 महीने बाद ही वे गए। भारत सरकार से हमारा यह है कि जो समझौता हुआ वो समझौते पे काम करें। एमएसपी का इशू चला है पूरे देश भर में। अब एमएसपी को पत्रकार जान गए, एमएसपी को गांव का किसान जान गया, जो अपने खेत में फसलें बोता है उसको एमएसपी का पता चल गया। एमएसपी सरकार को नहीं देनी, ये गलत फहमी है जो सर बताते हैं कि एमएसपी सरकार को देनी है। अब आप समझ लेना, करीब 12 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की फसलें देश में पैदा होती है। मोटी मोटी सी रफली बता देंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा 1 मिनट में कि एमएसपी है क्या और एमएसपी भारत सरकार लागू क्यों नहीं करना चाहती। करीब 12 लाख करोड़ रुपए की हम 23 फसलें एमएसपी पे तैयार करते हैं। उसको अगर हम 3 पार्ट में बांधे तो 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें हम अपने घर में कंज्यूम करते हैं। उसको हम खाने के लिए रखते हैं, अपने पशुओं के लिए रखते हैं, अपने बीज के लिए रखते हैं, और कुछ वो खराब हो जाता है। तो एक औसत से मान लें कि 4 लाख की हमने खत्म कर दी तो बच के 8 लाख करोड़ रुपया। 4 लाख करोड़ रुपए की हम फसलें ये मान लेते हैं कि उसकी एमएसपी पे खरीद होती है, वो कम कीमती हो सकता है। भारत सरकार उसका पैसा देती है कि हमने 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें किसानों से खरीद दी। अब घपला कहां पे है? 2.5 लाख करोड़ रुपया तो सीधा किसान के आ जाएगा और 1.5 लाख करोड़ रुपया जाएगा व्यापारी की जेब में, जो सस्ते में आपसे खरीद के और एमएसपी के नाम पे भारत सरकार को बेचते हैं। तो 1.5 लाख करोड़ रुपया तो आएगा वहां से, सरकार भी को नहीं लेना उसमें। अगर गारंटी कानून बन जाएगा तो 4 लाख करोड़ रुपए की जो खरीद होगी वो सीधी किसान से होगी, व्यापारी उससे नीचे पे खरीद नहीं कर पाएगा। 1.5 लाख रुपए करोड़। अब और सुनो, 4 लाख करोड़ रुपया बच गया, उसको बाजार खरीदता है, वो दूसरी जगह बेचने में उसमें उसका व्यापार होता है। इसमें अगर एमएसपी की गारंटी कानून होगा तो उसके कम पे वो भी खरीद नहीं होगा, क्योंकि जो व्यापारी है वो महंगे दाम पे बेचता है बाजार में और कम दाम पे खरीदता है। तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया वहां से आएगा। तो ये समझ लो कि 3 लाख करोड़ रुपया
जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी जेब में जाता है, सरकार की जेब से 1 रुपया नहीं आना। ये मोटा मोटा सा आंकड़ा एमएसपी पे है। और जब वो 3 लाख करोड़ रुपया बाजार में आएगा, किसान के पास में आएगा, वो मकान बनाएगा, वो मिस्त्री का जाएगा, वो लोहे में जाएगा, वो बच्चों की पढ़ाई में जाएगा, वो कपड़ा खरीदेगा, वो सोना खरीदेगा अपने बच्चों के लिए, कोई न कोई उससे व्यापार करेगा। तो 3 लाख करोड़ रुपया बाजार में जब घूमेगा किसान के उससे, तो भारत सरकार को उससे टैक्सेस जाएंगे। तो एमएसपी अगर लागू होगी तो भारत सरकार को टैक्स मिलेगा। ये है एमएसपी। और उनके वहां पे जो बैठने वाले जो साइंटिस्ट और बड़े बड़े लोग हैं, वे कहते नहीं भारत सरकार को देना पड़ेगा। वो पूर्ण रूप से गलत है। ये यहाँ पर जो रास्ता जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि कराने में मीटिंग क्यों न करी, कराने में मीटिंग क्यों ना करें। कराना एक बॉर्डर का हमारा गांव और कस्बा है। यहाँ पे हजारों ट्रक धान और गेहूं के निकलते हैं जो इलीगल तरीके से जाते हैं हरियाणा के अंदर, जो सस्ते में खरीद करके एमएसपी में बेचते हैं। घराने में मीटिंग इसलिए की कि ना जाए व्यापारी का माल, ना जाए वहां पे। हम अपना 50 क्विंटल धान नहीं बेच सकते, व्यापारी 25 से 30 हजार क्विंटल फसलें बेचता है। तो ये एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी। अभी भारत सरकार ने कमेटी बनाई है, हम पूर्ण रूप से उसमें अपना पक्ष रखेंगे। जो 2 दिन तक ये बात चली कि उसमें कौन लोग रहेंगे, हमने कहा कि किसान की विचारधारा के लोग रहें, गांव की विचारधारा के लोग रहें, कंज्यूमर की विचारधारा के लोग रहें, लेकिन वे लोग उसमें नहीं चाहिए जो गलत क्लास में पड़े हुए हैं, जिनकी यूनिवर्सिटी अलग है। वे लोग उसमें नहीं चाहिए जो एमएसपी के समर्थन करते हैं कि एमएसपी होगा तो नुकसान होगा। उनकी क्लास गलत है। वे उद्योगपतियों की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग हैं, वे हमको इस कमेटी में नहीं चाहिए। हमने भी उनकी क्लास ली जब वे हमको पढ़ाने आए, आज से 30 साल पहले। उनके जो प्रोफेसर थे उन्हीं स्कूल के पढ़े हुए थे वे। और जब उन्होंने डाटा बताया, और उन्होंने डाटा कहां से शुरू करा, जिन लोगों ने अपने हाथ से बैलून से खेती की है, वे बुजुर्ग वाले यहाँ पे होंगे, वो जरा हाथ उठा दे, वे बात समझ पाएंगे। हाथ उठा दो जिन्होंने अपने हाथ से बैल से खेती की है, ट्रैक्टर वाले नहीं, बैल से। बहुत लोग हैं, तो अब समझ लो आप। उनका था कहना यह कि जो बैल है, जो गाय का बछड़ा है या भैंस का पड़वा है, कटड़ा है, अगर वो 2 लीटर दूध पीता है तो आज के हिसाब से अगर 40 रुपए या 50 रुपए दूध का रेट है तो 100 रुपए का रोज हो गया। तो 1 महीने में 3000 रुपए का गाय का बछड़ा दूध पी गया। ये किसान को नुकसान है। तो टिकैत साहब ने उनको कहा आज से 35 साल पहले कि भाई रुक जा प्रोफेसर साहब, रुक जा, मैंने खेती नहीं कर रखी, अगर तू गाय के बछड़े के दूध का हिसाब रख रहा है तो तेने बैल कभी नहीं चलाए, तेने बैल की हथेली नहीं पकड़ी हल्की। तू व्यापारियों का वकील हो सकता है, किसानों का व्यापारी नहीं हो सकता। व्यापारियों का वकील हो सकता है, किसानों का वकील नहीं हो सकता। तो ये आज भी वे लोग, आज भी उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आज भी हैं वे, जिनको भारत सरकार कहती है कि यही रहेंगे हमारी कमेटी में, वे व्यापारी कहते हैं उनको। ये है एमएसपी। एमएसपी गांव तक चली गई है, कमेटी बना दी। हम अपना पक्ष, किसान का पक्ष पूर्ण रूप से मजबूती से रखा जाएगा। 40 लोग आपके इस संगठन के पूरे देश में बने हैं। वो चाहे भाषा ना समझते हो कर्नाटक के लोग, लेकिन वे भाव समझते हैं। आप इकट्ठे रहो, बंटना नहीं, आपको बांटने की कोशिश करेंगे, उसमें बंटना नहीं। आपको जो किसानों के इश्यू है आप उस पर हो। अभी यहाँ के भी बहुत से मामले हैं
हाईवे एक निकल रहा है यहाँ का भी, ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके भी बहुत मामले हैं। यहाँ पे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, एक ये भी है, इसमें भी जो निकल रहा है, इसमें भी कुछ किसानों की जमीन चली गई, पैसा नहीं मिला, तो इसमें भी किसानों के जो मुआवजा है उस पर सहमति नहीं बन पा रही। तो यहाँ के अधिकारियों से है कि उन किसानों से बैठ के बातचीत करें, जो मसले हैं उनको समाधान करें। आंदोलन खत्म हो गया, उन अधिकारियों से भी बातचीत होगी, जो पीडी है, जो डीएम है, उनसे बातचीत होगी। बहुत से सवाल आए हैं, वो जब बातचीत होगी तो उनसे बात करेंगे। लेकिन ये सारी चीज जब होगी, जब आप इकट्ठे रहोगे। बहुत बड़ी प्रेस आई, दिल्ली तक के लोग कवर करने आ रहे कि कैराने में जा रहे, कैराने में जा रहे, कैराने में क्यों जा रहे जी? हाँ जाएंगे भाई, कैराने में भी जाएंगे। कैराना का मजदूर जो हमारा नौजवान है, वो पानीपत में काम करने जाता है जी। जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं पानीपत में काम करने जाते हैं, वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी लग जाए, कैराने में इसलिए जा रहे हैं। कैराने में इसलिए जा रहे कि जो यहाँ पे बिजली के खंभे दिखते हैं, अगर ये खंभा उत्तर प्रदेश की जमीन पे है तो किसान को 175 रुपए हाफ पावर बिजली का बिल देना पड़ता है, और अगर यही जमुना के पार होंगे तो उसको 35 रुपए हाफ पावर देना पड़ता है। कैराना में जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार को बताएंगे कि बिजली के रेट हरियाणा के बराबर करो, जाएंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमजोर नहीं है हरियाणा वाले से, कि हरियाणा वाला 35 रुपए करेगा और यहाँ पे 75 रुपए करेगा, 175 रुपए। उनसे कमजोर नहीं है, उनसे बहुत मजबूत है। जाएंगे लखनऊ बात करने, उनका कंपटीशन करवाएंगे। वो भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। करेंगे, गन्ने का भाव वहां पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, करेंगे बात कराने में, पूरे प्रदेश में बात करेंगे। गन्ने की भाव की बात करेंगे, गन्ने का भुगतान नहीं है उसकी भी बात करेंगे। 4000 करोड़ रुपया बकाया है, अभी उसकी भी बात करेंगे। सब चीजों की बात होगी। कराने में सरकारी प्लान है, इसको प्लान कहें या प्राण कहें, प्लान, प्लान के तहत प्राण हो रहा है, प्लान। ये सरकारी है, इसके बहकावे में बताना। कोई किसी को नहीं भेज रहा, अपने काम पे ध्यान दो, अपने रोजगारों पे ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। बहुत बड़ी संख्या में हर रोज यहाँ से आदान प्रदान हमारा पानीपत का है, बहुत से बच्चे वहां पे अपना काम करते हैं, उस पर ध्यान दो। इन सियासी चालों में मत पड़ो। यहाँ पे मेल मिलाप है सबका, और वो मेल मिलाप भी रहेगा, इसलिए कराने में आए। खेती किसानी पे, गांव पे, गरीब पे, रोजगार पे, उस पे ध्यान दो। भारत सरकार से एक समझौता हो जाए, वो हमने बताया, वो समझौता भारत सरकार लागू करे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों के, वहां के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज है, करीब 50,000 से ज्यादा मुकदमे हरियाणा में दर्ज है, और 25-30 हजार लोग हमारे पे उत्तर प्रदेश में भी दर्ज है, जिनके पास में नोटिस गया। अगर कोई ट्रैक्टर वहां पर लेकर चला गया तो उसके पास में नोटिस जाएगा, तो वो भी बात करेंगे। वे 10 साल पुराने ट्रैक्टरों की भी बात करेंगे हम सरकारों से। वे 10 साल पुराने ट्रैक्टर वे थे कि जो एनजीटी के नाम पे बंद करने का प्लान है, क्या कोई किसान जिंदा बच जाएगा कि 10 साल में अपना ट्रैक्टर बदल देगा? कोई रेते में चलाता होगा या कोई किराया भाड़ा करता हो तो बदल सकता है, लेकिन किसान नहीं बदल सकता। पंपिंग सेट, जनरेटर 10 साल में बदले जाएंगे नहीं। हमने कहा जी 10 साल में तो नहीं बदले जाएंगे,
हम ये ट्रैक्टर आपको दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चला कर दिखाएंगे। हमने मगर भाई 26 तारीख की परेड थी पिछले साल, उसमें दिखा दो तो 4 लाख ट्रैक्टर वहां पर गए, कह लगे जी आपने तो दिल्ली की सड़कों को खराब कर दिया, ये ट्रैक्टर चला दिए। अरे हम तो भाई चला कर दिखा रहे थे, वे ट्रैक्टर के 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, वो चल जा, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते रहे। लेकिन बड़ी हिम्मत है, एलिगेशन बहुत तरह के लगे, हमने वे भी सब खत्म कर दिया। कोई बात नहीं भाई, जब लड़ाई भिड़ाई होते एक दूसरे को कहीं करें, हमने मान लिए अपना सरकार अब अपना काम करे, उसके पास में मौका है काम करने का। यहाँ पर इलेक्शन की भी बात होता है, सारे प्रयास करोगे, इलेक्शन में क्या करोगे? अरे अभी भाई जो सरकार है वो 5 साल में 1 दिन खिले हैं, 2-1 महीने के लिए। अब सरकार खिली है वो दान पुण्य करेगी, और गांव के लोगों की कहावत है, जो कुछ सरकार ने दिया तेल पल्ले में गिर। चुनाव आचार संहिता तक जिस भी स्टेट में चुनाव है, वे योजनाएं बनाए, दे कुछ न कुछ, घटावे बिजली का रेट, बढ़ावे गन्ने का रेट, करवावे भुगतान, आलू का, बाजरे का, सब किसान दुखी हो रहा है। उसको करें, 2 महीने है काम करने का, और नहीं तो भाई ये किसान फिर अपना जनता अपने आप सोचेगी। अगर आप ठीक काम करोगे ये वोट आपको दे देंगे, आप नहीं करेंगे किसी और को दे देंगे। वोट कोई जबरदस्ती किसी से नहीं कोई ले सकता, वोट तो विचारधारा की है। आप अपनी विचारधारा ठीक कर लो तो ये आपको दे देंगे, आपकी नहीं होगी तो किसी और को दे देंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो आपकी योजनाएं आपके काम बताएंगे। ठीक है भाई? हाँ, हम इलेक्शन से बहुत दूर है, तो अपना काम करो, काम। और अब 5 बजे का 6 बजे का हमारा प्रोग्राम चंडीगढ़ में है, बहुत संख्या में लोग आए। ठीक है, बहुत संख्या में लोग आए। अपना भाई धन्यवाद, इस नौजवानों का भी धन्यवाद, और सभी का धन्यवाद जिसने अपने बच्चे भाई पढ़ाई में भी ध्यान रखो। जय हिंद और जय भारत।